Okay. Now we will discuss about convection heat transfer. Convection heat transfer. Convection heat transfer. कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर लिख लीजिए. कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर convection heat transfer occur between solid surface to fluid or heat transfer from one of a fluid to another part. From one part or one portion of fluid to another part or another portion. In convection mode of heat transfer, in convection mode of heat transfer, convection mode of heat transfer, the molecules transfer from one region to another region take place. To another region take place. Molecules or particles of fluid transfer take place. That is in convection heat transfer होता क्या है कि जो हॉटर रीजन के पार्टिकल्स हैं, हॉटर रीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हीट लेकर के कोल्डर रीजन की तरफ जाते हैं और कोल्डर रीजन के जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ एक साथ ही हम कंसेप्ट समझ लेते हैं, हीट ट्रांसफर फ्रॉम कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड एज वेल. दोनों का कंसेप्ट हम एक साथ समझ लेते हैं. दिस इज अ सॉलिड सरफेस. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एक सॉलिड सरफेस है, ये आपकी, ये कोई कंटेनर है. दिस इज अ कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर. ये सॉलिड सरफेस है, बॉटम है. इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड, कोई फ्लूइड भरा हुआ है. इन दिस सॉलिड सरफेस देयर इज अ फ्लूइड एंड यू आर हीटिंग दिस कंटेनर विद द हेल्प ऑफ सम बर्नर. किसी बर्नर की हेल्प से आप इसे हीट कर रहे हैं. बर्नर की मदद से आप इसको हीट कर रहे हैं. तो देखिए हीट ट्रांसफर कैसे होगा कि जो इसके जो कांटेक्ट में जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, वो जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, वो हीट लेकर के जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ऊपर की तरफ मूव करेंगे. और जो कोल्डर रीजन के फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, वो नीचे की तरफ मूव करेंगे. ऐसा क्यों होता है साहब? बिकॉज you people all know that after getting heat or when a material get heated, it expands. During heating, every material will expand, and hence due to this expansion, the density of the material go down. Please try to understand this concept. During heating, the material expand and the density of hotter particles go down. So density of hotter particles that are in contact with the solid surface go down, while the density of cooler particles, जो colder particle है, उनकी ज्यादा है. Hence due to density difference, अब डेंसिटी की वजह से जाहिर सी बात है उनकी ग्रेविटी, मास ग्रेविटी, जो मास डेंसिटी है, वो भी ज्यादा हो जाएगी.
जो कोल्डर पार्टिकल्स हैं उनकी मास ग्रेविटी या मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी जिसे कहते हैं, वेट डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस डिफरेंस इन वेट डेंसिटीज ऑफ द कोल्डर एंड हॉटर पार्टिकल्स, क्या होगा कि कोल्डर पार्टिकल्स विल स्टार्ट गोइंग डाउन simultaneously the hotter particles start moving upward, and in this way a natural current like situation will start in this container। एक नेचुरल करंट टाइप का क्रिएट हो जाएगा कि कुछ करंट हॉटर पार्टिकल से करंट फॉर्म में ऊपर की तरफ जा रहे होंगे और कोल्डर पार्टिकल्स करंट के फॉर्म में नीचे की तरफ जा रहे होंगे, और फिर ये कोल्डर पार्टिकल जैसे ही हीटअप होंगे इनकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देंगे, ऊपर वाले जो कोल्डर पार्टिकल है फिर नीचे। इन दिस वे हो क्या रहा है कि दी पार्टिकल्स दैट आर इन कॉन्टेक्ट इन सॉलिड सरफेस by taking heat energy moving upward while particles that are cooled down. So in this way heat transport will take place with the help of movement of fluid particles. That is, in convection mode of heat transfer, molecule transfer or molecular transfer will take from to another. This way heat transfer takes place from this to this fluid, and as well from fluid from colder region to hotter region or from hotter region to colder region। इस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है। अगर आप लोगों को किसी को भी ये कंसेप्ट समझने में अभी कोई इश्यू रहा हो तो पूछ सकते हैं। यानी हम यहाँ पर क्या है, बाय द वे आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है कि जो एक करंट है वो खुद जनरेट हो रहा है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, यानी एक सेल्फ जनरेटेड बॉयंसी क्रिएट हो रही, बाहर की कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कोल्ड हॉटर रीजन से पार्टिकल्स का जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो थोड़ा सा स्लो होगा, अपनी मर्जी से जैसे जैसे उनका डेंसिटी कम हो रही है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले हैवियर पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये तो कहलाएगा हीट ट्रांसफर नेचुरल हो रहा है, नेचुरली सेल्फ। So this process of heat transfer is known as natural convection. By the way, अगर हम इसको किसी स्टायरर वगैरह से या इसको कंटेनर को हिलाना शुरू कर देंगे, स्टायरर वगैरह से फ्लूइड को में मूवमेंट देना शुरू कर दें, तो क्या होगा, द मिक्सिंग ऑफ हॉटर एंड कोल्ड पार्टिकल्स बिकम फास्ट। तो तेजी से हॉटर पार्टिकल्स कोल्डर रीजन में और कोल्डर पार्टिकल्स हॉटर रीजन में जाना शुरू कर जाएंगे। तो क्या होगा, दिस हीट ट्रांसफर की जो प्रोसेस है ये थोड़ी फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस को हीट ट्रांसफर की को हमने थोड़ा सा एनहांस कर दिया, फास्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंट। कोई स्टायरर लगाया या इसको हिलाना शुरू कर दिया, बाय द वे एक्सटर्नल एजेंसी काम कर रहे हैं बर्नर के अलावा। तो इन दिस वे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज नोन एज फोर्स्ड हीट ट्रांसफर, फोर्स्ड कन्वेक्शन। So in this way you will study two types of convection. Number one, जो हमने पहले पढ़ा convection heat transfer, सॉरी नेचुरल कन्वेक्शन, जिसमें सेल्फ जनरेटेड बॉयंसी क्रिएट हो रही थी, सेल्फ जनरेटेड करंट थे। एंड सेकंड वन इज फोर्स्ड कन्वेक्शन, जिसमें जो करंट्स जनरेट हो रहे हैं, जो बॉयंसी जनरेट हो रही है वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू हो रही है, स्टायरर वगैरह या और कोई और सिस्टम भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, यू ऑल नो दिस, कि कभी कभी आप लोग घर पर बर्नर पर कुछ गर्म कर रहे होते तो उसे भी हिलाते हैं। तो ऑब्वियस बात है, दिस इज अंडरस्टूड दैट फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इज फास्टर एज कंपेयर टू नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। फोर्स कन्वेक्शन ही, बाय द वे इसको थोड़ा सा क्लासीफाई हम बाद में करेंगे। सिमिलरली हमने एक जैसे यहाँ पर ये बन गया, तो हीट ट्रांसफर यानी इस सॉलिड सरफेस से ऊपर के सरफेस पर होता रहेगा। यानी एक सिंपली एक मैं सॉलिड सरफेस बना देता हूँ, ये तो आपका लिक्विड था फॉर एग्जांपल, ये तो लिक्विड कोई कंटेनर था। अब देखिए जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर है, कोई लिक्विड फ्लूइड, यानी लिक्विड ही जरूरी नहीं, हमने कहा फ्लूइड। एंड यहीं से समझ लीजिए, बाय द वे जब हाइड्रोलिक्स पढ़ोगे तो फ्लूइड के बारे में जानोगे डिटेल में,
यही से समझ लीजिए, फ्लूइड जरूरी नहीं है लिक्विड हो, फ्लूइड में भी गैस एज वेल एज लिक्विड बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड। तो फॉर एग्जांपल अगर गैस है, एयर है फॉर एग्जांपल, तो इसमें भी अगर ये हॉटर फ्लूइड, हॉटर पार्ट है, हॉट है, ये ऊपर कोल्ड है, तो क्या होगी, फ्लूइड करंट कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ऊपर की तरफ जो जा रही है ये कौन सी करंट है, हॉटर करंट है, और नीचे की तरफ जो आ रही होंगी वो कौन सी होंगी, कोल्डर करंट। ये हॉटर करंट है, एच कह देता हूं, और ये कोल्डर करंट। तो इस तरीके से हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस सॉलिड सरफेस टू एयर और फ्रॉम सॉलिड सरफेस टू गैस हो सकता है। बना लीजिए दोनों डायग्राम, प्लीज ड्रॉ बोथ द डायग्राम। अब भाई देखिए, तो यहां पर हीट कर रहा है नीचे, बिल्कुल बॉटम, यहां से इस करके यहां तक, ये क्या है, बॉटम क्या है, तो सॉलिड है। तो इस कैसे होगा, कंडक्शन, और इस सॉलिड सरफेस से लिक्विड में या इस लिक्विड के अंदर हीट ट्रांसफर कैसे होगा, कन्वेक्शन। दोनों को एक साथ मिला करके न्यूमेरिकल करेंगे। अब इस प्रॉब्लम में, सिचुएशन में दोनों ही कंडीशन अप्लाई हो गई, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर भी और कंडक्शन हीट ट्रांसफर। डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, I think you people have drawn the diagram, the figures that I have drawn. So please now write down the Newton's law of cooling. By the way, convection heat transfer is governed with the help of Newton's law of cooling. So please write down Newton's law of cooling. चौक बड़ा खराब है आज का हमारा, कोई बात नहीं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखिए फटाफट, अकॉर्डिंग टू दिस हीट ट्रांसफर by convection is directly proportional to product of area of surface and temperature difference, यानी या ये भी कहते हैं कि अलग अलग भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ना कहकर के ये भी कह सकते हैं कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया as well as heat transfer is directly proportional to temperature difference, that is temperature of solid surface minus temperature of fluid in contact. तो दोनों को मिलाकर के हम इक्वेशन बन जाता है Q is proportional to area of the surface into temperature of solid, temperature of, सिमिलरली अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हीट ट्रांसफर। बाय द वे ये क्योंकि एरिया इसमें इंक्लूड हो रहा है, जब एरिया इंक्लूड होगा तो इसे हम कहने लगेंगे कैपिटल क्यू। बस इतना सा ही फर्क है, अगर कैपिटल क्यू नहीं कह करके पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो ए से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू सिग्मा ए टी सॉलिड माइनस टी लिक्विड। दिस इज दी हीट ट्रांसफर by convection heat transfer through a solid surface, from solid surface to liquid or from solid surface to gas. This is heat transfer rate. By the way, अगर heat transfer rate per unit area कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, Q upon A equal to Q is equal to sigma T solid minus TF। इसीलिए कभी कभी ये भी कहते हैं कि हीट ट्रांसफर रेट व्या कन्वेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
temperature difference. Heat transfer is directly proportional to temperature difference. अब देखिए इसमें भी हमने एक चीज क्योंकि समझ ली है कि इलेक्ट्रिकल एनालॉजी जो मेथड है बड़ा आसान कर देता है हमारी प्रॉब्लम को, तो हम यहां भी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जैसे कि पहले हमने ड्रॉ की है सिमिलर केस में। सॉरी सिग्मा लगा दिया, सॉरी फॉर दैट, सिग्मा नहीं एच सॉरी एच है, एच ध्यान दीजिए यहाँ पे एच है, सिग्मा नहीं एच, सॉरी एच है, एच सिग्मा रेडिएशन में आता है, स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है दैट कम्स इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर। एच है where H is convection heat transfer coefficient, convection heat transfer coefficient, इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन लिख लीजिए, डायमेंशन है वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर सेल्सियस और वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन, वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर सेल्सियस और वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन सेम ही है, क्योंकि अगर डिफरेंस की जहां बात है क्योंकि इसमें टेम्परेचर ऑब्वियस ही बात है, हर जगह डिफरेंस यूज हो रहा है, तो इन केस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस चाहे हम टेम्परेचर को सेल्सियस में कैलकुलेट करें या टेम्परेचर को हम केल्विन में कैलकुलेट करें, इफ calculate difference of temperature, then both value comes out to be same. So this is, तो देखिए इसको भी हम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में अगर कन्वर्ट करना चाहें और यहां से हम इस पे देखें हीट ट्रांसफर Q इक्वल टू HA TS माइनस TF या HA डेल्टा T, तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा T अपॉन 1 अपॉन HA इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R TC। सी क्यों कह दिया, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन, थोड़ा सा अलग अलग कर रहे हैं। बाय द वे आरसी तो कंडक्शन भी हो सकता है, हमने अलग कर दिया है नाम, बाय द वे जरूरी भी नहीं है कि नाम आप कहें अलग से कहें, ऑब्वियस सी बात है अगर कन्वेक्शन में जो हो रहा है तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन में हो रहा है तो थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ऑब्वियस बात है। तो दिस इज आरटी। अब आर निकल के आ गया, आरटी कितना आ गया निकल के, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर निकल के आया 1 अपॉन HA। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप अगेन इस सॉलिड सरफेस और फ्लूइड, सॉलिड सरफेस और फ्लूइड के बीच में एक इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो। अगेन आप इसके बीच में एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हो, कैसी हो जाएगी, यानी वो ये कोई थर्मल रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू ये है, T सॉलिड से ट्रांसफर हो रहा है हीट T फ्लूइड की। दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिकल एनालॉजी for convection heat transfer. I think this is clear to you people, to you, all of you. Please try to understand the concept. If you have any doubt, please ask me. If you people have any doubt, please ask. बस थोड़ा सा और डिस्कस करना है, मामूली सा एक टॉपिक और छोटा सा, और नेक्स्ट टर्म पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। हो सकता है कि क्लास एक अदर देन जो हमारा एक शेड्यूल्ड क्लास है उसके अलावा भी ये क्लास ऑर्गेनाइज कर लें, मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि किस दिन वो क्लास होगी। न्यूमेरिकल्स जो है एक सेपरेट क्लास में ले लेते हैं, हमारी शेड्यूल क्लास अलग रहेगी, ये न्यूमेरिकल्स अलग से, क्योंकि टाइम कम है, हमें सिलेबस थोड़ा सा फास्ट करना है, नहीं तो सिलेबस काफी पीछे रह जाएगा, तो एक क्लास अलग से ले लेंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर सभी को? ओके, आगे अब हम देखिए, जैसे हमने कहा कि हीट ट्रांसफर इन दिस सरफेस बॉटम में कैसे होगा, कंडक्शन। हीट ट्रांसफर
अंदर जब बॉटम सरफेस से होना है कहां, अंडरस्टैंड दी combination situation in combination, that is combined heat transfer, that is conduction as well as convection heat transfer. ऐसी प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम पढ़ पाएंगे सही से, कि प्रॉब्लम जिसमें कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर साइमल्टेनियसली। अभी तक क्योंकि हमने फॉर्मूला जो सिर्फ ड्राइव किए तो कन्वेक्शन के लिए ड्राइव आइडिया दे दिया है, बॉटम में जो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो कंडक्शन के थ्रू ही हो रहा होगा। सो नाउ राइट डाउन दी हेडिंग, दैट इज कंबाइंड कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। हेडिंग लिखिए, कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। हेडिंग दीजिए, कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कंबाइंड। देखिए कंबाइंड की प्रॉब्लम कैसे बन सकती है। देखिए ये प्रॉब्लम ही है एक तरीके से, मानिएगा हमें एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, कोई एक चीज अननोन होगी उसे हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंपोजिट वॉल। प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज अ कंपोजिट, दिस इज अ कंपोजिट वॉल। तीन मटेरियल से मिलकर ये कंपोजिट वॉल बनी हुई है। मटेरियल K1, मटेरियल K2, मटेरियल K3। इसकी थिकनेस X1, इसकी थिकनेस X2, इसकी थिकनेस X3। सरफेस एरिया, दैट इज द फ्रंटल सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, दैट इज टेम्परेचर ऑफ दिस वॉल। जो सरफेस है यहां पर टेम्परेचर T1, यहां पर टेम्परेचर आकर के T2, यहां पर टेम्परेचर आकर के T3, यहां पर टेम्परेचर आकर के T4। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे मानोगे टेम्परेचर को न्यूमेरिकल वे ग्राफ ड्रॉ करें तो टेम्परेचर ऐसे ही तो रहेगा, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी आगे की तरफ टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है डाउन ही होता जाएगा। अगर टेम्परेचर ग्राफ भी ड्रॉ करें, ध्यान रहे कि ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर टेम्परेचर की जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाएगी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नेगेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कभी कभी ग्राफ ड्रॉ करना, देखिए इस तरीके से डाउनवर्ड रहे, ठीक है ना। ओके, अब लेकिन हो क्या रहा है कि इधर कोई फर्नेस थी, फॉर एग्जाम्पल ये फर्नेस थी, फॉर एग्जाम्पल इधर भी एक दीवार है, ये इधर भी एक वॉल है फर्नेस की, ये बीच में फर्नेस है, यहां पर आग जल रही है इस फर्नेस। फॉर एग्जाम्पल ये एक फर्नेस है, इधर भी एक वॉल है, और जैसे हीट ट्रांसफर इस वॉल में इस तरफ हो रहा होगा, जाहिर सी बात है सिमिलर हीट ट्रांसफर इसमें इस तरफ हो रहे होंगे। आपने कुछ नहीं देखा होगा तो आपने तंदूर तो देखा ही होगा। तंदूर में अंदर मिट्टी होती है, फिर लकड़ी जो भी किसी उसका बना होता है आयरन वगैरह का, फिर बाहर भी मिट्टी लगाए रखते हैं। तो वही एक कंसेप्ट बन के तैयार हो गया, एक वॉल दूसरी वॉल तीसरी वॉल। हीट ट्रांसफर बीच में फर्नेस में ये कोई लकड़ी से कोयले से आग जल रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम इनसाइड टू आउटर साइड। ठीक है सर, तो जाहिर सी बात है यहां पर जहां आग जल रही है इसका टेम्परेचर कुछ T इन कह दें हम। यहां पर आग जो जल रही है, यहाँ जो कोयले में जो आग जल रही है, कोयले से जो हीट निकलने के बाद वो किसमें मिल गई, गैसेस में। जो आग दिख रही है, हो सकता है कि बर्नर ही जल रहा हो अंदर, तो बर्नर की जो हीट है वो यहां से यहां तक कैसे ट्रांसफर होगी, वेया फ्लूइड, दैट इज गैस, एयर। यानी यहां T जो आई है टेम्परेचर, जो फर्नेस टेम्परेचर है, फर्नेस की वॉल पर हीट ट्रांसफर किस मोड से होगा, फर्नेस में जो बर्नर जल रहा है, बर्नर से वॉल पर, इनर वॉल पर, यहां पर हीट ट्रांसफर कैसे होगा,
बाई कन्वेक्शन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. Heat transfer from this to this wall will take place via convection heat transfer. Then यहां से यहां कंडक्शन, फिर कंडक्शन, फिर कंडक्शन, और फिर आउटर वॉल से फिर एटमॉस्फेयर में गैसेस में हीट चली जाएगी. वो यहां पर यानी हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा होगा फिर इस सरफेस से सरफेस पर? अगेन कन्वेक्शन. यानी सिचुएशन कैसी बन गई अगर होल हम स्टडी करें? कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन. अज्यूम कर लेते हैं कि अंदर जो हॉट गैसेस हैं उनके लिए हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट की वैल्यू HI है. आउटर गैसेस का जाहिर सी बात है कंपोजिशन अलग होगा, गर्म हो, बाहर की ठंडी होंगी, अंदर की गर्म होंगी. इनके लिए हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट H आउट. अब देखिए आप इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ड्रॉ करिए. अंदर वाली गैस, एक सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, फिर वॉल. देखिए साहब इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ड्रॉ करेंगे तो यही इतनी तो रेजिस्टेंस सरफेस बनेंगे अंदर. इसके लिए क्या बनेगा? इसका मतलब कन्वेक्शन, कंडक्शन, 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 अगेन कन्वेक्शन. चाहो तो लिख सकते हो यहां पर क्या है टेम्परेचर TI, यहां पर क्या है T2, T3, T4, क्या है T. अब हम जानते थर्मल रेजिस्टेंस लिख दिए, यही लिख देते. कितना होगा? अपॉन H A. एरिया तो सभी का सेम फेस कर रही होगी ना यहां से यहां तक, तो एरिया रहेगा कांस्टेंट. इसका प्लेन वॉल है, सिलिंड्रिकल वॉल थोड़ी स्टेप आ जाता. प्लेन वॉल X1 अपॉन A, X2 अपॉन A2A, डिस्टेंस X3 अपॉन K3A. इसका थर्मल रेजिस्टेंस 1 अपॉन H आउट A. यानी टोटल थर्मल रेजिस्टेंस में यही लिख देता हूं, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज थर्मल रेजिस्टेंसेस. टोटल थर्मल तक समेशन ऑफ कन्वेक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन एंड देन कन्वेक्शन. टोटल थर्मल रेजिस्टेंस. So I think now problem is over. Problem is over. You want to calculate heat transfer to outer atmosphere. To transfer का फॉर्मूला आप जानते हैं, इक्वल टू टोटल टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू डेल्टा टी. क्या है? टी इन माइनस टी आउट. यानी टी इन माइनस टी आउट अपॉन टोटल थर्मल रेजिस्टेंस. मैं ऐसे करके लेता हूं समेशन ऑफ ऑल थ्री, ऑल जितने भी टेम्परेचर थर्मल है 1T. यानी यही चीज जाकर के वहां रख जाएगी. अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता. क्वेश्चन बस ऐसे ही बनता, हो वैल्यू पूछ लेता हीट टेम्परेचर. अब देखिए कभी कभी हो सकता है इन वॉल्स का टेम्परेचर नहीं दे रखा होता उसने, आपको तो सिर्फ 2 टेम्परेचर चाहिए, इन और आउट. कोई एक आध चीज और तो उसको भी हम अपने से जो हमने पढ़ाई की है उससे निकाल सकते हैं. बाय द वे यही सिलिंड्रिकल वॉल में भी लग जाता. अगर ये सिलिंड्रिकल वॉल होती तो सिलेंडर अंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल सिलिंड्रिकल सरफेस होती तो इनके लिए कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस होते, उनके फॉर्मूला ये न होकर के LNK में आ रहे होते. सिलिंड्रिकल वॉल के उस केस में भी क्रिएट हो जाती. बाय द वे मैं आपसे एक ये होम जो पार्ट है उसके साथ नहीं है, ये सही यहीं के साथ है, कल ही करके लेके आना है, अपने नोट्स में ही करके लेके आना, अलग से नहीं. कि आपको कल एक इसी तरीके का डेरिवेशन का छोटा सा करके लेके आना है कि कन्वेक्शन कंडक्शन हीट ट्रांसफर फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस. यानी ये प्लेन वॉल थी, सिलिंड्रिकल सरफेस,
उसके लिए कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस। हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन कंडक्शन हीट ट्रांसफर फॉर सिलेंडर, convection conduction heat transfer for cylinder, convection heat। ओके तो अभी जो दूसरी क्लास होगी अपने शेड्यूल टाइम से पहले ही होगी, उसमें प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, कुछ उसका बता देंगे, वो डिस्कस कर लेंगे। आप लोग पहले पूछेंगे, हम मैसेज कर देंगे ग्रुप में, और कल या परसों क्लास हम ले लेंगे, ठीक। क्योंकि बीच में 2-3 टर्म पर हमारी छुट्टी हो गई है, क्योंकि छुट्टियां थी 15 अगस्त को, 15 अगस्त कह रहे हैं, 2-3 छुट्टियां बीच में गुजरी, मुहर्रम की, ये चल गए हैं छुट्टियों में। तो क्लास 1-2 एक्स्ट्रा लेनी भी पड़ेगी, ठीक है फिर। ओके।